हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 11th क्लास बायोलॉजी का एक टॉपिक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्राद्रव्यी जालिका, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ER। ठीक है, इसके बारे में कुछ जो है आप कुछ ऑर्गेनेल्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्राद्रव्यी जालिका के बारे में। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कैसा कोशिकांग है? ये भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और कितने झिल्ली युक्त? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम इसे जो है गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। और गार्नियर ने इसका नाम जो है वो क्या दिया? इर्गेस्टोप्लाज्म। ठीक है, गार्नियर ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा और इन्होंने जो नाम दिया वो है इर्गेस्टोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद फिर एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पोर्टर। पोर्टर ने जो है ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की और इन्होंने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम जो है इसको दिया था। उसके बाद जो है देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये है क्या? तो हम जानते हैं कि ये झिल्ली युक्त जो है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये जो है कोशिका का कंकाल बनाने का कार्य करती है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करती है? ये कोशिका का कंकाल बनाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? आप जानते हैं कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है झिल्लियों का एक तंत्र है। ठीक है, यह केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। आप जानते हैं कोशिका जो होती है इस प्रकार से एक कोशिका, और कोशिका के केंद्र में क्या होता है? इसके बीच में होता है केंद्रक। ठीक है, और ये क्या है आपका? केंद्रक झिल्ली और ये है कोशिका झिल्ली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक तंत्र है, इसी के बीच में यानी कि कोशिका द्रव्य में तंत्र के रूप में पाया जाता है, जो कहाँ से? यहाँ यानी कि केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली के बीच में फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये पूरे जो है इसमें एक जाल जैसी एक तंत्र जैसी संरचना बनाए हुए रहता है, पूरे जो है कोशिका द्रव्य में फैला हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है ER के कुछ रूपांतरण है तो उसको भी हम देख लेंगे कि इसके रूपांतरण कैसे होते हैं। ER के जो है रूपांतरण यहाँ पे हमने 3 बताया है आपको। एक जो है वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है T नलिकाएं और तीसरा क्या है? तीसरा है माइलॉइड काय। ठीक है, T नलिकाएं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तीनों जो है ये ER के रूपांतरित रूप हैं। ठीक है, ये तीनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूपांतरित रूप हैं। पहला क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ER का रूपांतरित रूप है। यानी कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसका रूपांतरित है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतरित रूप है। और ये जो है आप देख रहे हैं कि ये कंकाल पेशीय कोशिका में पाई जाती है, जो कैल्शियम आयन का स्रावण करती है, वह पेशीय संकुचन में मदद करती है। यानी कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ER का रूपांतरित रूप है। और ये जो है कंकाल पेशीय कोशिका जो होती है उनमें पाई जाती है और ये कैल्शियम आयन का क्या करती है? सिक्रीशन करती है और पेशीय संकुचन में क्या करती है? मदद करती है। दूसरा है T नलिकाएं, ये भी जो है किसका रूप है? ये भी जो है ER का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतरित रूप है। और ये जो है कहाँ आप देख रहे हैं कि किसका किस प्रकार से रूपांतरित होती है? तो ER में जो है यानी कि ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंकाल व हृदय की मांसपेशियों में रूपांतरित होकर, यानी कि जो कंकाल या हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वहां पर जो ER पाई जाती है वो रूपांतरित होकर किसमें? T नलिकाओं यानी कि अनुप्रस्थ नलिकाओं का निर्माण करती है। यह मांसपेशियों का उद्दीपन व संचारण करती है। T नलिकाएं जो होती हैं, अनुप्रस्थ नलिकाएं जो होती हैं, ये क्या करती हैं? जो पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनमें जो है उनका उद्दीपन करती हैं और उनमें जो है संचारण करने का कार्य करती हैं। उसके बाद है माइलॉइड
काय जो है ये किसका रूपांतरण है, तो ये SER अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसका रूपांतरित रूप है। और ये रेटिना की वर्णयुक्त एपिथेलियल कोशिकाओं में पाई जाती है। जो रेटिना होती है आंख में, ठीक है, आंख के पीछे आपको पता है कि रेटिना पाई जाती है। रेटिना की जो वर्णयुक्त एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में ये पाई जाती है। और ये क्या करती है, जो वर्णक होते हैं वर्णक के परिवहन में जो है सम्मिलित होती है, यानी कि वर्णक का परिवहन करने में मदद करती है। ठीक है, ये थे जो है रूपांतरित रूप और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा कुछ जनरल चीजें। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो इसको पहले मिटा देते हैं। अब हम देख लेंगे इनके कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, यानी कि ER के घटक, ER के घटक, ठीक है। तो इसके जो है 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी जो है वो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। सिस्टर्नी जो है उसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है और ये जो है इसके ऊपर क्या पाई जाती है, इस प्रकार की कणिकानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, सिस्टर्नी जो है ये क्या है, ये सिस्टर्नी है, आप देख रहे हैं। सिस्टर्नी जो है ये कैसी होती है, ये अशाखित होती है, ठीक है, ये कैसी होती हैं, ये अशाखित होती हैं और इनके ऊपर जो है क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी जो होती हैं इनके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं और ये कैसे होते हैं, अशाखित होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा घटक जो है वो है पुटिकाएं। वो क्या है, वो है पुटिकाएं। पुटिकाएं जो है कुछ इस तरीके की होती हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये पुटिकाएं हैं और ये किससे संबंधित होती हैं, ये संग्रहण से संबंधित होती हैं। ये किससे संबंधित होती हैं, ये संग्रहण से संबंधित होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं इस तरीके से पाई जाती हैं, ठीक है, ये इस तरीके की होती हैं। ये क्या है, ये है नलिकाएं, ठीक है। तो नलिकाएं जो हैं आप देख रहे हैं ये कैसी होती हैं, ये शाखित होती हैं, ये शाखित होती हैं और इनमें जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम जो है वो अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसके जो है कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? सिस्टर्नी, पुटिकाएं एवं नलिकाएं। ठीक है, सिस्टर्नी जो है उसकी संरचना इस तरीके से होती है। सिस्टर्नी कैसी होती है? अशाखित होती है और इसके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। पुटिकाएं जो है उनकी संरचना इस तरीके से होती है और ये पुटिकाएं जो होती हैं ये क्या है? ये संग्रहण से संबंधित होती है, यानी कि ये स्टोरेज से संबंधित होती हैं। ये संग्रह का काम करती हैं, संग्रहण का कार्य करती हैं। और नलिकाएं जो होती हैं उनकी संरचना इस तरीके से होती है। नलिकाएं जो है ये कैसी होती हैं? शाखित होती हैं और इनके ऊपर राइबोसोम जो है ये एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, अर्थात नलिकाओं में राइबोसोम नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये 3 घटक होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके बाद जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बना लीजिएगा फिगर और तीनों घटक के नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में लिख लीजिएगा। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे टाइप। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? तो टाइप ऑफ ER अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो है वो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको जो है हिंदी में हम कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, या शॉर्ट में इसे हम कहते हैं RER। ठीक है, और इसे हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, और शॉर्ट में इसे हम कहते हैं SER। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है खुरदुरी और दूसरा चिकनी, यानी कि एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो है वो क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब देखिए दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहाँ पाई जाती है? तो इसमें हम लिख लेंगे कि ये जो है केंद्रक झिल्ली के पास पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये केंद्रक झिल्ली के पास पाई जाती है। और ये जो है ये कैसी होती है? ये अस्थाई होती है। ये कैसी होती है? स्थायी होती है। ठीक है, ये अस्थाई होती है और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर तो यहाँ पे हम लिख लेंगे RER के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, RER जो है यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर क्या उपस्थित होती है? इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होती है और इसके अंदर जो है यानी कि RER इसके अंदर राइबोसोम जो है राइबोफोरिन फर्स्ट व सेकेंड
ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा जो है ER से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये जो है उन कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि जो RER होती है, तो इसको बाद में देखिए, इतना पहले आप देख लीजिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका यानी कि RER जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये केंद्रक झिल्ली के पास पाई जाती है और ये अस्थाई होती है। RER के ऊपर जो है राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इसके अंदर राइबोसोम जो है वो राइबोफोरिन फर्स्ट व सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा जो है ER से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ER से जुड़े रहते हैं। उसके बाद जो है हम कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य जो है RER, जैसा कि आप देख रहे हैं कि RER जो है इसके ऊपर क्या उपस्थित होती है, राइबोसोम उपस्थित होती है। तो RER जो है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसका कार्य जो है वो क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, यानी कि ये ऐसी कोशिकाओं में RER जो है उन प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि RER जो है इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद जो है SER, दूसरा जो है वो क्या है, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें आपने देखा कि ये कहाँ पाई जाती है, ये केंद्रक झिल्ली के पास में पाई जाती है। और SER जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती है। और ये जो है ये कम स्थायी होती है, ये जो है ये कम स्थायी होती है। और SER जो है इसके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। और इसमें जो है, इसमें जो राइबोफोरिन होता है, राइबोफोरिन भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें राइबोफोरिन भी अनुपस्थित होता है। ठीक है, और एक चीज इसमें छूट गया है, ये जो RER है इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें जो है सिस्टर्नी और पुटिकाएं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, सिस्टर्नी और पुटिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें एक लाइन आप बढ़ा लीजिएगा, इसके अंदर सिस्टर्नी और इसके अंदर सिस्टर्नी और पुटिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर सिस्टर्नी और पुटिकाएं हो गई। इसके अंदर जो है क्या पाई जाएंगी, नलिकाएं। इसके अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और कार्य जो है, कार्य में क्या हो जाएगा, ये जो SER है ये उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जिनमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे SER जो है ये क्या करती हैं, ये लाइकोप्रोटीन SER जो है ये लाइपोप्रोटीन और जो है क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोजन, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन
के संग्रहण का के उपापचय का, के संग्रहण का नहीं, के उपापचय का कार्य करती है। ठीक है, ये जो है किसके उपापचय का, SER जो है ये लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन के उपापचय का कार्य करती हैं। ठीक है, और ये जो है जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है बनाने वाले या कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाले कोशिकाओं में भी स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ ER हैं, दो प्रकार के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि IER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात SER यानी कि खुरदुरी अंतःप्राद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है ये केंद्रक झिल्ली के पास पाई जाती है और ये कैसी होती है, ये अस्थायी होती है। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इसके अंदर सिस्टर्नी और पुटिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है राइबोसोम राइबोफ्लोरिन फर्स्ट व सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा जो है ER से जुड़े रहते हैं, ER से जो है जुड़े रहते हैं। और इसके कार्य क्या होते हैं, इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये उन प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, उसके बाद है SER, ये कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती है और ये कम अस्थायी होती है। ठीक है, इसके ऊपर जो है राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और इसमें राइबोफ्लोरिन भी अनुपस्थित होते हैं। इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन के उपापचय का कार्य करना, यानी कि ये लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का उपापचय करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम देखते हैं फंक्शन, इसके कार्य क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो अभी हमने जो है अलग अलग कार्य देखा, यानी कि RER जो है उसके कार्य क्या होते हैं और जो SER है उसके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके कार्य में जो है पहला हम देखते हैं, इसका कार्य जो है पहला क्या होगा कि ये कोशिका का क्या बनाती है, कंकाल बनाती है। इसको पहले ही आपने देखा था, ये कोशिका का कंकाल बनाती है। ठीक है, और ये जो है किसमें मदद करती है, परिवहन में। ये परिवहन में क्या करती है, मदद करती है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिका का क्या बनाती है, कंकाल बनाती है और ये जो है परिवहन में मदद करती है। उसके बाद जो है ग्लाइकोजन से जो है ग्लूकोज बनाने में भी ये मदद करती है। तीसरा हम लिख लेंगे ग्लाइकोजन। ग्लूकोज बनाने में ये क्या करती है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में मदद करती है। और जो है ये तीसरा हो गया। चौथा केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी ये मदद करती है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन जो होते हैं, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में मदद करती है। इस प्रोसेस को यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ग्लाइकोजेनेलिसिस। यानी कि हम कह सकते हैं कि ER जो है ये ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रक्रिया
को क्या करती है, प्रेरित करती है, और ये केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी क्या करती है, मदद करती है। उसके बाद जो है निराविषीकरण का कार्य करती है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि निराविषीकरण का कार्य करती है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये प्रोटीन संश्लेषण, उसके बाद जो है ग्लाइकोजन, लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, ग्लाइकोजन और लाइपोप्रोटीन के उपापचय का कार्य, इसके जो है उपापचय का कार्य करती है। ठीक है, या जो है 5-6 वर्ग हैं इसके, यानी कि 6 फंक्शन है। कोशिका का कंकाल बनाती है, परिवहन में मदद करती है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में मदद करती है, उसके बाद केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी मदद करती है, निराविषीकरण का कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन, लाइपोप्रोटीन के उपापचय का कार्य करती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे आप पूरा देखिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।